रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। सो कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छे से इस चैप्टर को रीड कर चुके हैं एनसीईआरटी से भी? हाँ, हाउ मेनी ऑफ यू हैव रेड द चैप्टर कंप्लीटली? ओके, काफी बच्चों ने पढ़ा है। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 1 और आप लोग बताएंगे करेक्ट आंसर क्या है। ओके, सो काफी बच्चों ने आंसर देना भी शुरू कर दिया है एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। जो एसिटाइल कोएंजाइम ए होता है वो एक कॉमन सब्सटेंस है सभी रेस्पिरेशन में। ठीक है, नेक्स्ट, क्रेब्स साइकिल के बारे में जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है यानी कि जो गलत स्टेटमेंट है वो कौन सी है? विच वन इज रॉन्ग फॉर क्रेब्स साइकिल? टेल मी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर क्रेब्स साइकिल। नो नवनीत, वेरी गुड इवनिंग गर्व, मयंक, निधि, वेरी गुड इवनिंग। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर ए नहीं है। ए तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। 3 पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहां पर NAD प्लस रिड्यूस हो जाता है। आपसे पूछा गलत स्टेटमेंट बताओ। एक बात बताओ मुझे कि जब ये पायरुविक एसिड 2 कार्बन का मॉलिक्यूल मतलब बनेगा, एसिटाइल कोएंजाइम में बनेगा, तो वो किसके साथ कंबाइन कर रहा था ताकि सिट्रिक एसिड बन सके? बच्चों, एसिटाइल कोएंजाइम ए कंबाइंस विद ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पर बी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। दिस मेटाबोलाइट इज कॉमन टू रेस्पिरेशन मेडिएटेड ब्रेकडाउन। ये तो बहुत सिंपल है, कम ऑन। इसमें से कौन सा सब्सटेंस सभी के रेस्पिरेशन के पाथवे में कॉमन होता है? कम ऑन बच्चों, बताइए। वेरी गुड ताहिर, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। करेक्ट आंसर है सी, एसिटाइल कोएंजाइम ए। चलिए, यस मयंक, कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ बच्चे। द एनर्जी रिलीजिंग मेटाबॉलिक प्रोसेस in which substrate is oxidized without an external electron acceptor। बताइए, एक ऐसा पाथवे जिसमें किसी सबस्ट्रेट को ऑक्सीडाइज किया जाएगा बिना किसी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के। कम ऑन नवनीत, क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ। एकता, सान्या जी, क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर बताओ बच्चों। वेरी गुड मयंक। बच्चों, हियर द करेक्ट आंसर इज सनी, वेरी गुड, डी, फर्मेंटेशन। बच्चों, फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर बिना किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के जो सबस्ट्रेट है वो ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है, याद रखना। वेरी गुड ताहिर। कम ऑन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। द कीमियोस्मोटिक कपलिंग हाइपोथेसिस of oxidative phosphorylation propose that ATP is formed because, come on, ट्राई कीजिए। ATP की फॉर्मेशन क्यों हो रही है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 5 and the correct answer is D। बच्चों, थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन में जब H+ आयंस का यानी कि प्रोटॉन का ग्रेडियंट बनेगा, उसी के रिजल्ट में जो ATP सिंथेज है वो अपनी एक्टिविटी करेगा टू प्रोड्यूस ATP। ठीक है, कम ऑन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ।
The overall goal of glycolysis, Krebs cycle and electron transport system is. मेन क्या गोल है इन सभी पाथवेज का, बताइए मैम। प्रोटोन बाय प्रोटीन ना के मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। अ प्रोटोन ग्रेडियंट, हो सो सॉरी, दिस इज प्रोटोन, एब्सोल्युटली करेक्ट ताहिर। बच्चों ये प्रोटोन है, एक प्रोटोन ग्रेडियंट बन जाता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है बच्चों, सो सॉरी। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। वेरी गुड नवनीत। बच्चों इन सभी पाथवेज का जो मोटिव है, जो गोल है, वो ये है कि जितनी भी एनर्जी यहाँ पर बनती है वो कैसे बननी चाहिए, स्टेप वाइज रिमूवल होना चाहिए। ठीक है, हाँ जी मयंक, बिल्कुल मैं समझा देती हूँ। आपने जब कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस देखा होगा बच्चे, तो आपने देखा होगा थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर यहाँ पर PS2 होगा और यहाँ पर PS1 होगा, और वाटर का जब ब्रेकडाउन होता है यानी कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है तो यहाँ पर H+ आयंस रिलीज हो जाते हैं। ठीक है जी। सो बच्चे एक ग्रेडियंट यहाँ पर जनरेट हो जाता है H+ आयंस का, जो कि ATP सिंथेस, जिसके दो कंपोनेंट्स हैं F0 और F1, है ना। तो यहाँ पर H+ आयंस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो यहाँ पर मेम्ब्रेन के अंदर ज्यादा है, ल्यूमन के अंदर ज्यादा है, लेकिन बाहर कम। सो बच्चे हायर से लोअर की तरफ वो जो मूवमेंट करेगा तो काफी ज्यादा मात्रा में एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा, और उसी एनर्जी का यूज करके जो ATP सिंथेज एंजाइम है वो क्या करता है, ATP की फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, हाँ जी गर्व, मैं लिंक शेयर कर दूंगी, आप चिंता ना करें। जरा एक बार आप ये जो वीडियो मैंने अभी डाली हुई है, अगर आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लोगे ना, आपको खुद टेलीग्राम का ग्रुप मिल जाएगा। ठीक है बच्चे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपको टेलीग्राम का ग्रुप मिल जाएगा, डोंट वरी। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। हाउ मैनी ATP मॉलिक्यूल्स could maximally be generated from one molecule of glucose? बताओ, कम ऑन बच्चों। अगर 686 किलो कैलोरी H2O है और कितना फॉस्फोरस बॉन्ड दे रखा है, 12 किलो कैलोरीज, टेल मी। क्वेश्चन नंबर 7, टेल मी which one is correct. Very good Sanya, Deep, Saurabh, very good. चलिए, सो बच्चों करेक्ट आंसर है निधि, वेरी गुड, 57। कितना भी अमाउंट ऑफ आपको एनर्जी यहाँ पर गिवन है वाटर का और CO2 का ब्रेकडाउन होने पर, उसको आप डिवाइड कर दोगे इस वैल्यू से तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, वेरी गुड शिवम, उज्जवल, नवनीत, कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 8, ड्यूरिंग विच स्टेज इन द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज is the greatest number of ATP produced? बताइए, greatest number of ATP कौन से प्रोसेस में बनती है? Come on everyone. Very good ताहिर। सनी, बस हमने टोटल एनर्जी को डिवाइड कर दिया था, उसी से करेक्ट आंसर आ जाएगा। रश्मि, निधि, अविनाश, अमृता, उज्जवल, वेरी गुड। बच्चों इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ ATP बनता है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 9, इन अल्कोहल फर्मेंटेशन, क्या होता है बच्चों अल्कोहल फर्मेंटेशन में, बताइए। लेट्स स्टडी, बताइए अल्कोहल फर्मेंटेशन में क्या होगा बच्चों।
वेरी गुड शिवम, एब्सोल्युटली करेक्ट रश्मि, बहुत अच्छे निधि, उज्जवल, बच्चों बिल्कुल सही। ट्रायोस फॉस्फेट इज द इलेक्ट्रॉन डोनर while acetaldehyde is the electron acceptor। ये याद रखना बच्चों, ये अल्कोहल फर्मेंटेशन में होता है, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। बताइए बच्चों, रंगीन वर्ल्ड वेलकम। बताइए कितने एटीपी बनते हैं बच्चों जब एक कंप्लीट ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा? Come on, very nice, बहुत अच्छे अविनाश, वेरी गुड उज्जवल। 38 एटीपी बनेंगे और एनिमल सेल्स के अंदर इनमें से 2 एटीपी का यूज हो जाता है जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तक NADPH को पहुंचाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेस रिजल्ट्स इन। बताइए, अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेस रिजल्ट्स इन। याद है आपको, क्रेब्स साइकिल में जब सिट्रिक एसिड बनेगा वो 6 कार्बन का कंपाउंड होगा, है ना, लेकिन फिर वहां से एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है और 5 कार्बन का मॉलिक्यूल बनता है अल्फा कीटोग्लूटरेट, ठीक है। तो कौन से प्रोसेस से? वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, ऑक्सीडेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेशन तो हमें पता ही है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, और डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी गुड, हेलो प्रिया। क्वेश्चन नंबर 12, डैश इज अ प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। बताइए बच्चों, दिस इज वेरी सिंपल। नहीं मयंक, अब तो कोई ऑफलाइन क्लासेस वगैरह कुछ नहीं चल रही है। Come on बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 एंड द करेक्ट आंसर इज ए होगा बच्चे, बी थोड़ी ना। देखो, आपने जब सिट्रिक एसिड साइकिल पढ़ा था तब उसमें ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड या मैलिक एसिड पढ़ा होगा, है ना। पायरुवेट बना थोड़ी था, पायरुवेट तो ग्लाइकोलाइसिस में बना था। और नवनीत, ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? वो तो एनारोबिक पाथवे होता है ना। सो बी कैसे करेक्ट हो सकता है बच्चों? चलिए कम ऑन, एनर्जी गेन्ड ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन इज डैश टाइम्स मोर देन एनारोबिक रेस्पिरेशन, है कि नहीं? एक बात सोचो कि भैया जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है तो कितनी एटीपी बनती है? 2 एटीपी बनती है। और एरोबिक रेस्पिरेशन में कितनी एटीपी बनेगी? खुद दिमाग लगाओ और मुझे बताइए कितने टाइम्स ज़्यादा एटीपी फॉर्म होती है एरोबिक रेस्पिरेशन में। यस सान्या, वेरी गुड। कम ऑन एवरीवन, ट्राई कीजिए। क्या बात है ताहिर, नो रंगीन वर्ल्ड। बच्चे अभी हमने पढ़ा था ना 38 एटीपी बनते हैं एरोबिक में, तो 2 को 19 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 38 आएगा मेरे भाई, 19 टाइम्स। वेरी गुड, लेट्स स्लीप, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 14। बच्चों, ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा नाम क्या है? कम ऑन टेल मी। ओके रंगीन वर्ल्ड, मुझे तो गुजराती नहीं आती है लेकिन
वेरी गुड बच्चों। EMP पाथवे, एम्बिडन, मेयरऑफ एंड पार्नस, इन तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर ग्लाइकोलाइसिस को डिस्कवर किया था। ठीक है, चलो बताओ। ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज डैश ATP इज प्रोड्यूस्ड थ्रू एरोबिक रेस्पिरेशन। बताइए कितने ATP प्रोड्यूस होते हैं थ्रू एरोबिक रेस्पिरेशन? कम ऑन। Okay, Rangeen World, very nice. Then just try to read the questions carefully. Very good, Sanya. Very good, Vani, Shivam. Yes, Nidhi, even I am thinking this. विक्स की गोली लो और खिचखिच दूर करो। बिल्कुल प्रिया, एब्सोल्युटली आपके सारे ठीक हुए हैं। सौरभ, आज मजा आ रहा है। क्वेश्चंस अगर पढ़े हो ना, चैप्टर अगर हमने पढ़ा तो आंसर भी करने में मजा आता है। सो बच्चों, करेक्ट आंसर है D 38। ये तो हमें पता ही है, नेट गेन ऑफ ATP इतना है ना। लेकिन अगर 36 होगा ना बच्चे तो वो भी करेक्ट होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 16 पे आओ। प्रोटॉन्स अक्यूमुलेट ऑन द, प्रोटॉन्स यानी कि H+ आयंस कहां पर आके इकट्ठे हो जाते हैं? टेल मी। कम ऑन, ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 16 and the correct answer is very good. Yes Priya, correct answer is B, intermembrane space। बच्चों, intermembrane space को ही क्या बोलते हैं? ल्यूमन। ठीक है ना। सो ल्यूमन में सारे H+ आयंस इकट्ठे हो जाते हैं। वेरी गुड बच्चों। कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 17। बच्चों, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से क्या मतलब है? क्या मतलब है इसका? कोई बात नहीं मयंक, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 11th स्टैंडर्ड की जो वीडियोस हमने डाली हुई हैं, एक बार आप फटाफट से एक एक चैप्टर करके वीडियोस को देखना शुरू करो, फिर NCERT से पढ़ो। और मैंने चैप्टर वाइज 11th क्लास के भी MCQs अपलोड किए हुए हैं, तो चिंता की क्या बात है। हाँ, उनकी प्रैक्टिस कर लिया करो। अच्छा सौरभ, आप समझी मैं, केम छो मजामा, यही 2 शब्द मुझे आते हैं बस गुजराती में। चलो भाई, सो क्वेश्चन नंबर 17 एंड वेरी गुड बच्चों। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से मतलब है सिट्रिक एसिड साइकिल प्रोडक्शन ऑफ ATP। ठीक है, चलिए, वेरी गुड बच्चे। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मतलब है कि वो प्रोसेस जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा हो, है ना, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस ATP। ठीक है, चलो अब ये बताओ, सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहां पर होती है? कम ऑन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहां पर होती है बच्चों? ओके, काफी बच्चों को आंसर आता है। बहुत ही सिंपल है ये। ऑक्सीजन कहां पर प्रेजेंट होगा ये बताओ? वहीं पर तो होगी ना सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। हाँ, यस मयंक, डेफिनेटली बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, याद रखना इसको। कम ऑन, एन इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ द क्रेब्स साइकिल इज। बच्चों, क्रेब्स साइकिल का एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट इनमें से कौन सा है? क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल, क्या क्या बनता है इसमें? क्वेश्चन नंबर 19। वेरी गुड सत्यम, वानी, सान्या, उज्जवल, मयंक, लेट्स स्टडी। वेरी गुड बच्चों। और सही उत्तर है ऑप्शन सी। आपको पता है यहाँ पर ATP भी बनती है और स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं।
कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 20। बच्चों, एसिटाइल कोएंजाइम ए फॉर्म्स अ 6 कार्बन कंपाउंड आफ्टर कंबाइनिंग विद। जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है बच्चों, वो किसके साथ कंबाइन करता है? 6 कार्बन का कंपाउंड बनाने के लिए। बताइए, कम ऑन। वेरी गुड शिवम, रश्मि, तान्या, अस्मा लेट हो गई आज। सत्यम, रश्मि, निधि, वेरी गुड, बिल्कुल सही। क्योंकि ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में 4 कार्बन होते हैं और एसिटाइल कोएंजाइम ए में 2 कार्बन होते हैं, सो द टोटल बिकम्स 6 कार्बन। वेरी गुड, कम ऑन। बच्चों, फेरेडॉक्सिन क्या है? वैसे तो वो इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है, इलेक्ट्रॉन कैरियर है, बट उसका नेचर क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 21 बताइए। वी विल डिस्कस अराउंड 40 क्वेश्चंस, ठीक है ना? कम ऑन एवरीवन, ट्राई करो एंड वीडियोस को लाइक करो बच्चे साथ साथ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 एंड द करेक्ट आंसर इज ए, यानी कि प्रोटीन। फेरेडॉक्सिन एक प्रोटीन ट्रांसपोर्टर है बच्चों। चलो ये बताओ, विच इंटरमीडिएट कंपाउंड इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड की फॉर्मेशन में इनमें से कौन सा कंपाउंड इन्वॉल्व होगा? बताइए, क्वेश्चन नंबर 22। अमीनो एसिड के सिंथेसिस में इनमें से कौन सा कंपाउंड इन्वॉल्व होगा? नो बच्चों, here the correct answer is C, अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड, है ना? आप इसको याद रखना कि जो अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड है ये पार्टिसिपेट करता है अमीनो एसिड की फॉर्मेशन में, ठीक है? ये आप देखोगे बच्चों, आपका जो चैप्टर नंबर कौन सा है 50, ट्रांसएमिनेशन वगैरह उसमें है ना, तब, ठीक है? ये एक अमीनो एसिड की सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेगा, ग्लूटामिक एसिड वगैरह, ठीक है जी। चलिए, अभिषेक, क्वेश्चन नंबर 23। बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस GTP इज फॉर्म्ड बाय सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। हमेशा याद रखना, जब भी कभी GDP यानी कि ग्वानोसाइन डाइफॉस्फेट में एक फॉस्फोरस की एडिशन होती है तो GTP बनता है, ठीक है? और इसी रिएक्शन को कहा जाता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, है ना? तो आपसे पूछा है कब होता है, कौन से स्टेज पर? एंड द करेक्ट आंसर इज बी, वेरी गुड, जब कीटोग्लूटरेट सक्सिनेट में बदलेगा। वेरी गुड बच्चों, कम ऑन। हाँ, मिनरल न्यूट्रिशन के लास्ट में भी होगा रश्मि, एग्जैक्टली। क्वेश्चन नंबर 24 बच्चों, टोटल 40 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? आप लोग स्पीड बढ़ाओ और जो भी डाउट्स हो वो मुझसे पूछ लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, आप बताइए, द यूनिवर्सल हाइड्रोजन एक्सेप्टर इज। इनमें से कौन सा यूनिवर्सल हाइड्रोजन एक्सेप्टर है? चलो बता दो। यूनिवर्सल हाइड्रोजन एक्सेप्टर, वेरी गुड मम्मी। करेक्ट आंसर इज ए, NAD, यानी कि कोएंजाइम 1। वेरी गुड बच्चों। क्वेश्चन नंबर 25 पे आइए, कम ऑन रीड करो।
हाँ जी, क्या लगता है विच वन इज करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 25। बच्चों, जो क्रेब्स साइकिल होता है यानी कि जो सिट्रिक एसिड साइकिल होता है, वहां पर एटीपी और जो आपका CO2 है, H2 है, ये सब प्रोड्यूस होगा, है ना। सो उसके हिसाब से जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो क्या होगा? ऑप्शन ए, राइट। चलिए, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। नहीं, आंटी डांट नहीं रही है मुझको। अरे नहीं मैम, आपको किस किस के नाम याद रहते हैं? सबके तो नहीं रहते होंगे। मयंक, मुझे सभी के नाम याद रहते हैं। इवन आज की क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, अगर ये कल भी आएंगे या फिर 1 महीने बाद भी आएंगे ना, मैं ये भी बता सकती हूँ कि आप लास्ट क्लास कब अटेंड करने आए थे। पता है आपको? ये जो सान्या शेख है, ये अभी सिर्फ 1 हफ्ते से ही क्लास में रेगुलरली आ रही हैं। शिवम सैनी भी रिसेंटली ही आए हैं, ठीक है। रश्मि काफी टाइम से आ रही है। सौरभ मीना बहुत टाइम से मेरी क्लास में है ना। अंकुश त्यागी वो अभी चले गए। निधि अनअकैडमी पे मेरी क्लासेस को रोज अटेंड करती है। आसमा जहरा काफी दिनों से मेरी क्लासेस में आ रहे हैं। किरण ठाकुर बीच बीच में गायब हो जाती हैं, ठीक है। सो मुझे ऐसे याद रहता है। निधि आज सुबह तो की होगी हमने अनअकैडमी पे। हाँ, सौरभ का भी मुझे याद रहता है। चलिए, उज्जवल जी और फैजल सैफी। यार फैजल सैफी तो गायब हो जाता है बीच बीच में। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 46 पे आ जाओ फटाक से। कम ऑन। विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग? आपसे पूछा है इन चारों में से जो गलत स्टेटमेंट है वो कौन सी है, बताइए। हाँ जी तान्या। यस उज्जवल, सौरभ। कम ऑन बच्चे, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से। जो डाउट्स होते हैं साथ साथ पूछते चलो। नीट अगर करना है ना तो यार मस्त तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी, है ना। सो रोज चैप्टर पढ़ो, घर से रिवाइज करो, फिर उसके बाद MCQs करो, तभी तो पता चलेगा मैं कितना आता है, ठीक है। चलो, सो क्वेश्चन नंबर 26 सत्यम जी के हिसाब से बी करेक्ट है। और बाकी बच्चे क्या कहना चाह रहे हैं? यस निधि, दीज आर रिपीटेड। रॉन्ग स्टेटमेंट बताइए बच्चों। कम ऑन। नो सौरभ, सही बात तो है वो। इंसुलिन एक प्रोटीन है, बट क्या इंसुलिन एक एंजाइम है? नहीं ना सौरभ। तो फिर दीप प्रकाश बिल्कुल सही कह रहे हैं बच्चों। यहाँ पर लिखा हुआ है फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेस्पिरेशन इन्फ्लुएंस द फोटोसिंथेसिस बट रिवर्स इज नॉट पॉसिबल। यानी कि जो फैक्टर्स रेस्पिरेशन को अफेक्ट कर रहे हैं वो फोटोसिंथेसिस को भी अफेक्ट करेंगे, है ना। लेकिन उल्टा नहीं हो सकता। मतलब अगर कोई फैक्टर फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट कर रहा है तो वो रेस्पिरेशन को अफेक्ट नहीं कर सकता। इज इट ट्रू? नो, ये गलत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट काइनेज? पायरुवेट काइनेज, इसकी प्रेजेंस में किसकी फॉर्मेशन होती है, बताइए बच्चों। कम ऑन। पायरुवेट काइनेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि फॉस्फेट को रिमूव कर देगा किसी प्रोडक्ट में से, ठीक है, और ATP अलग से फॉर्म कर देगा। नो नो बच्चों, नो एवरीवन, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्योंकि फॉस्फोइनोल पायरुवेट में से ये जो पायरुवेट काइनेज एंजाइम है वो क्या करता है, फॉस्फोरस को निकाल देता है, ठीक है, और उसी के रिजल्ट में सिर्फ यहाँ पर पायरुविक एसिड बन जाता है। तो आपसे तो पूछा है कि क्या बनता है, फॉर्म क्या होता है, तो पायरुविक एसिड फॉर्म होता है, समझे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा अंशिका? आंसर बी होगा बच्चे। हाँ जी बेटा, मैं लास्ट वाला समझा देती हूँ। आपसे गलत स्टेटमेंट पूछी थी, 4th वाली में लिखा है कि वो फैक्टर जो रेस्पिरेशन को ऑल्टर कर सकते हैं
वो फोटोसिंथेसिस को भी ऑल्टर करेंगे, लेकिन उल्टा नहीं हो सकता। मतलब ये नहीं हो सकता कि अगर कोई फैक्टर फोटोसिंथेसिस को ऑल्टर कर रहा है तो वो रेस्पिरेशन को ऑल्टर करे, है ना? तो ये तो गलत बात। दोनों में से कोई भी फैक्टर किसी को भी ऑल्टर कर सकते हैं। ठीक है, चलो वाटर ले लो एग्जाम्पल में। वेरी गुड इवनिंग सरोज, लेट हो गए आज तुम। नहीं बच्चे, बी वाला करेक्ट है मयंक। वहां पर ये लिखा था आई थिंक कि जितने भी एंजाइम्स है वो प्रोटीन है, बट जो प्रोटीन्स है वो एंजाइम नहीं होते, है ना? इसका मतलब ये है जैसे इंसुलिन का एक एग्जांपल ले लो आप। इंसुलिन क्या है? एक प्रोटीन है, लेकिन वो एंजाइम तो नहीं है ना बच्चे। ठीक है, उस रिस्पेक्ट में वो स्टेटमेंट ठीक है। चलो, फर्स्ट स्टेज इन रेस्पिरेशन बताइए, सबसे पहले क्या होगा रेस्पिरेशन में? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। वेरी गुड, और उसको कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। बहुत अच्छे, कम ऑन बच्चों। इन सेल्यूलर रेस्पिरेशन O2 इज फाइनल एक्सेप्टर ऑफ। बच्चों, जो O2 है ऑक्सीजन, किसको एक्सेप्ट करेगा? कोई बात नहीं सरोज। क्वेश्चन नंबर 29, फाइनल एक्सेप्टर ऑफ ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन इज द फाइनल एक्सेप्टर ऑफ, और ये काफी बच्चे आंसर कर रहे हैं बी। वेरी गुड, H एंड यानी कि प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड बच्चों, और जब ये आपस में कंबाइन करेंगे तभी तो वाटर की फॉर्मेशन होगी, है ना? चलिए बच्चों, EMP पाथवे में, EMP का मतलब है ग्लाइकोलाइसिस में टोटल कितनी ATP की फॉर्मेशन होगी? बता दो। कम ऑन अंशिका। वेरी गुड रश्मि। क्वेश्चन नंबर 30, शिवम। सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस की बात हो रही है बच्चे। संयोग, वी आर टॉकिंग अबाउट ग्लाइकोलाइसिस ओनली। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। वेरी गुड किरण। आजमा, निधि, वेरी गुड बच्चों। ओनली 8 ATP मॉलिक्यूल्स विल बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, चलिए शिवम कुमार, शिवम दुबे, सभी सही उत्तर जान लीजिए। करेक्ट आंसर होगा बी। ठीक है, कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, ग्लाइकोलाइसिस टेक्स प्लेस इन। बच्चों, कहां पर होती है ग्लाइकोलाइसिस? बताओ, ये तो बड़ा आसान है। किरण तो फटाक से सही उत्तर दे रही है। वेरी गुड सान्या। नो शिवम, हप, बिल्कुल गलत आंसर। ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। डियर स्टूडेंट्स, जो ग्लाइकोलाइसिस है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में तो ऑक्सीजन होता है, तो वहां पर थोड़ी ना होगी वो। तो कहां पर होगी? साइटोप्लाज्म में। क्लियर हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 32, द इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ शुगर्स इन एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, तो जब भी इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा शुगर का तो उसमें क्या बनेगा? बताइए शिवम। इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ शुगर, क्या बनेगा उसमें? वेरी गुड सान्या, निधि एब्सोल्युटली करेक्ट, किरण, दीप एब्सोल्युटली करेक्ट, शिवम, अजमा वेरी गुड बच्चों, अनुष्का जी बहुत अच्छे बच्चों। अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, तो ये फर्मेंटेशन की बात हो रही है जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है। ठीक है, चलो, कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड इनटू इथाइल अल्कोहल इज फैसिलिटेटेड बाय द एंजाइम्स। बताइए अल्कोहल की फॉर्मेशन कौन से एंजाइम्स करवाते हैं? हाँ जी तान्या, क्लास 12 के लिए मैं सैटरडे और संडे को आती हूँ। ठीक है, सो क्लास 12 की लाइव होगी सैटरडे और संडे को। दिस सैटरडे वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 5
प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है बच्चों, चलो क्वेश्चन नंबर 33 का बताओ सही उत्तर। फैजल, रश्मि, वेरी गुड बच्चों। डी कार्बोक्सिलेज एंड डी हाइड्रोजिनेज, पायरुवेट है ना, और अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, चलिए। विच कॉजेज आरक्यू टू वेरी, अलग अलग रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्यों आते हैं, किस कारण से ऐसा होता है कि वो वेरी करते हैं, बताइए। कम ऑन बाबू, प्रोडक्ट से वेरी करेंगे, सोच लो एक बार। अभी रुक गई थी मयंक, आपका थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा होगा। फैजल, थर्सडे और फ्राइडे को 8 बजे मैं क्लास 11th के लिए लाइव आती हूँ, और सैटरडे संडे को शाम को ही 8 बजे मैं क्लास 12th के लिए लाइव आती हूँ। ठीक है बच्चों, करेक्ट आंसर है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, यानी कि ये डिपेंड करता है कि फैट का ब्रेकडाउन है, प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन है, या फिर कार्बोहाइड्रेट का। उसी के बेसिस पर तो आपके रेस्पिरेटरी क्वेश्चन की अलग अलग वैल्यू आएगी, है ना। चलो, अच्छा सौरभ। वेलकम शिवम कुमार। बच्चे आप भी नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। चलो क्वेश्चन 35 पे आओ। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन इज डिफाइंड एज, कम ऑन एवरीवन, हाउ विल यू डिफाइन आरक्यू। बहुत सिंपल है, ये तो एनसीईआरटी से ही है सीधा। वेरी नाइस, काफी बच्चों को इसका आंसर आता है, बहुत अच्छे। इसका मतलब होता है द रेशियो ऑफ CO2 इवॉल्व टू द रेशियो या वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36। कोई बात नहीं मयंक, आप देख लेना। In which of the following reactions of glycolysis a molecule of water is removed from substrate? बताइए बच्चों, इनमें से कौन से पाथवे में एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। चलिए कम ऑन, अगर आपको ग्लाइकोलाइसिस याद होगा ना तो आप आसानी से बता सकते हो। वेरी गुड रश्मि। बच्चों चैप्टर वाइज तैयारी करते रहो, घर से चैप्टर पढ़ के आओ। कल की क्लास में चैप्टर नंबर 15 पढ़ के आना। ठीक है, कल की क्लास में चैप्टर नंबर 15 अच्छे से पढ़ के आना, तभी तो मजा आएगा ना क्वेश्चंस के आंसर करने में। ठीक है बच्चों, चलो। एंड बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है आपने। जब 2 फॉस्फोग्लिसरेट बदल जाता है PEP में, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में। इनोलेज एंजाइम पढ़ा था ना आपने। आजाद अल हक, वेलकम बच्चों। क्वेश्चन नंबर 37 पे आइए। When proteins are the respiratory substrate, the RQ will be, क्या वैल्यू होती है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन की प्रोटीन के लिए, बताइए। दीप प्रकाश, मैं ना मॉक टेस्ट की सीरीज भी लेती हूँ बच्चे। आप बच्चों प्लेलिस्ट में जाओगे ना तो मॉक टेस्ट की सीरीज डाल रखी है मैंने प्लेलिस्ट में। तो जो बच्चे पूरे सिलेबस का टेस्ट देना चाहते हैं ना, जिन्होंने लाइक एक एक दो बार चैप्टर सारे पढ़ लिए हैं और वो पूरे सिलेबस का टेस्ट देना चाहते हैं, सो प्लीज गो टू द प्लेलिस्ट, चेक द प्लेलिस्ट एंड यू विल फाइंड इट। आप वहां पर देखोगे मॉक टेस्ट सीरीज के नाम से आपको मिल जाएगी। ठीक है, सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है बच्चों उसमें। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। इसका आपने बिल्कुल सही उत्तर बताया मुझे, दैट इज 0.9। चलो क्वेश्चन नंबर 38। कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, करेक्ट है ATP के बारे में, बताइए बच्चों। Come on everyone, select the correct statement.
चलो ट्राई करो। हाँ जी। ओहो आशु, सलीमा, बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या लग रहा है? किरण, निधि, वेरी गुड। सी नहीं बाबू, करेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि पहली ही स्टेटमेंट में लिखा है कि एटीपी की फॉर्मेशन सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से हो सकती है, सही बात है। फोटोफॉस्फोराइलेशन या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से भी हो सकती है, ठीक है। फिर लिखा है जो प्रोटीन ग्रेडियंट है, सॉरी प्रोटोन ग्रेडियंट है, वो बहुत जरूरी है इनर मेम्ब्रेन में जो बनता है, सही बात है। फिर लिखा है कि जो फ्लो ऑफ H+ आयंस होता है वही रिस्पॉन्सिबल है एटीपी सिंथेज एंजाइम के दोनों कंपोनेंट्स को एक्टिव करने के लिए ताकि एटीपी बन सके। एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट पर आओ। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का फंक्शन क्या होता है बताइए। क्वेश्चन नंबर 39, बताओ किसकी फॉर्मेशन करता है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन? Come on everyone, try कीजिए। Which one is correct? चले, काफी बच्चों को बिल्कुल सही उत्तर पता है एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर जाता है बच्चों टू प्रोड्यूस वाटर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 40, एक्सेस ऑफ एटीपी इनहिबिट्स द एंजाइम। बच्चों अगर कभी भी सेल के अंदर एटीपी की मात्रा ज्यादा होगी तो वो कौन से एंजाइम को इनहिबिट कर देगी बताइए। Come on. Question number 40. This is the last question that we will be discussing. बताइए करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? ओके सो काफी बच्चे बोल रहे हैं बी, लेकिन द करेक्ट आंसर इज ए। बच्चों फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज ये पता है क्या करता है? एडीपी के अंदर है ना जोड़ देता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को। क्यों? ताकि एटीपी की फॉर्मेशन हो सके, राइट। लेकिन एक बात बताओ, अगर पहले से ही बहुत सारी एटीपी प्रेजेंट होगी तो क्या ये एंजाइम अपनी काम कर पाएगा, एक्टिविटी कर पाएगा? नहीं कर पाएगा बच्चों, समझे। इसीलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो है ए, यानी कि फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। इज इट क्लियर एवरीवन? आपको ये सभी क्वेश्चंस के आंसर्स पता चल गए होंगे। इन केस आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप लोग कमेंट्स